नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज़ का ये हमारा 17वां लेक्चर है जिसका नाम है भारतीय कृषि। दोस्तों, भारतीय कृषि काफ़ी लंबा चैप्टर है, ये कई पार्ट्स में चलेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो इसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि में। तो भारतीय कृषि में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं एक बार। तो भारतीय कृषि में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारतीय कृषि का सामान्य परिचय। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कृषि तंत्र यानी एग्रीकल्चर सिस्टम को। एग्रीकल्चर सिस्टम क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है। इसके बाद में हम कृषि से जुड़ी कुछ शब्दावली यानी कि इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद में कृषि को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कृषि को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में कुछ विधियाँ जो कि मृदा सहित कृषि विधियाँ जो कि हम जनरली देखते हैं कि हम एग्रीकल्चर जो करते हैं कि किस किस प्रकार की जो विधियाँ हैं उनको देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे मृदा रहित कृषि विधियाँ यानी कि जो मिट्टी के बिना जो खेती की जाती है वो किस किस प्रकार की विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं और कैसे की जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में जीएम कृषि और जेडबीएनएफ यानी जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर, वो कैसे होती है। इसके बाद में जेडबीएनएफ यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी ऋतुओं में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दलहनी फसलों के बारे में, फिर तिलहनी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में नकदी फसलें जो कि केस क्रॉप्स हैं उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में कि कब शुरू हुई, उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, कौन कौन से स्टेट को उसका बेनिफिट मिला, उसके नेगेटिव प्रभाव क्या थे, पॉजिटिव प्रभाव क्या थे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की समस्याएं कि भारतीय कृषि में कौन कौन सी समस्याएं हैं। इसके बाद में कृषि क्षेत्र में सुधार, जो कौन कौन से सुधार हुए हैं, इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो ये उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर ईनेम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी और कई चीज़ें हैं जिनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा कि भारतीय कृषि क्या है और किस प्रकार से हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, यानी भारतीय कृषि की जो सीरीज़ है उसमें किस प्रकार से हम आगे चलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय कृषि का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। न केवल आज से, आज़ादी के बाद से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। दोस्तों, अगर बात करें कि जो भारत की आबादी है उसका आधे से भी अधिक आबादी इस क्षेत्र के अंदर कार्यरत है और अपना जीवन यापन इसी के बेस पर करती है। कृषि प्रधान देश का बेनिफिट यह है कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो कच्चा माल होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है और इसमें जो एग्रीकल्चर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कच्चा माल देने में। क्यों? क्योंकि यदि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसको हम कहते हैं कृषि तथा संबंधित क्षेत्र। इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र और इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। दोस्तों, किसी भी देश में यदि प्राथमिक क्षेत्र मजबूत रहता है यानी कि कृषि तथा उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वो मजबूत रहता है तो जो कच्चा माल है वो अच्छा प्राप्त होगा, उससे हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो डेवलप होगा और जब औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली जो सेवा क्षेत्र है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन यदि कृषि क्षेत्र में प्रॉब्लम है तो औद्योगिक क्षेत्र सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो वो जो देश हैं वो विकसित ना होके विकासशील या फिर अंडर डेवलप्ड यानी कि कम विकासशील देश की गिनती में आएगा। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 54% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में संलग्न है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब केवल खेती नहीं है दोस्तों, इसमें खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा वानिकी यानी कि कृषि तथा कृषि से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर हमेशा पानी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात करें, जैसे उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर नदियों की कमी है। वहीं जो पूर्वी भारत है और जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे नदियाँ हैं, तो वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। लेकिन जो उत्तरी भाग है भारत का, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर आधारित है। तो इसीलिए जो भारतीय कृषि है उसको कहा जाता है कि मानसून का जुआ है, कि यदि मानसून मजबूत रहा तो उस ईयर में, जिस साल मानसून अच्छा रहता है उस साल में जो उत्पादन है कृषि का वो भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि मानसून कमज़ोर रहता तो उत्पादन में भी कमी होती। सबसे बढ़िया बात भारत की है कि भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, यानी कि क्लाइमेटिक जोन, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन हैं भारत में, सबसे ज़्यादा हैं 15। तो ये हमने भारतीय कृषि का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है कि भारत में कितने लोग कृषि में संलग्न हैं और कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। और ये जो भारतीय कृषि है ये मानसून पर आधारित है। यहाँ पे 15 क्लाइमेटिक जोन्स। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कृषि तंत्र यानी एग्रीकल्चर सिस्टम की। दोस्तों, एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, और तीसरा होता है निर्गत यानी कि आउटपुट। निवेश की बात करें तो निवेश में हम मशीनरी, बीज, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, श्रमिक यानी कि लेबर, भौतिक निवेश जैसे कि सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल, इन सब चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में शामिल करते हैं। प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में जुताई, बुआई, छिड़काव, सिंचाई, निराई और कटाई इनको शामिल करते हैं। जुताई का मतलब हम जब कोई भी खेती करते हैं उससे पहले खेत को क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, तो उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में बीज की बुआई करते हैं। जब बीज उग जाता है तो उस पर कीट ना लगे तो उसके लिए छिड़काव करते हैं फर्टिलाइजर का। सिंचाई करते हैं। निराई, यदि कोई खरपतवार उग जाता है तो उसको हटाना निराई कहलाता है। और अंत में हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। और वही कटाई हमें क्या मिलती है, आउटपुट के रूप में, जो कि हम उसे क्या बोलते हैं, अंतिम उत्पाद। तो ये हमारा कृषि तंत्र है जिसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं, निवेश, प्रक्रिया और निर्गत। निवेश में हम जो भी बेसिक चीज़ें हैं लाइक मशीनरी, बीज, उर्वरक, श्रमिक, भौतिक निवेश जिसमें सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा, ढाल, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। वहीं प्रक्रिया की बात करें तो उसमें जुताई, बुआई, छिड़काव, सिंचाई, निराई और कटाई शामिल होते हैं। और अंतिम उत्पाद में हमें जो भी हमें प्रोडक्शन होता है वो मिलता है। तो ये हमारा कृषि तंत्र था। आगे हम बात करते हैं कृषि से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली की यानी कि टर्मिनोलॉजी की। दोस्तों, यहाँ पर हम 3 बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली है सस्य गहनता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। दूसरी है कृषि उत्पादकता यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और तीसरी है कृषि दक्षता यानी कि एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। सबसे पहले बात करें कि सस्य गहनता क्या होती है। तो दोस्तों, किसी भी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या, कि एक वर्ष में कितनी बार फसलें उगाई जाती हैं, उसको बोलते हैं सस्य गहनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी। दोस्तों, यदि भारत की बात करें तो भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल ये वो राज्य हैं जहां पर सस्य गहनता बहुत ज़्यादा है, यानी कि बाकी स्टेट की तुलना में ज़्यादा है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो वर्ष में फसलें उगाई जाती है वो 3 फसलें उगाई जाती है, लेकिन बाकी जो स्टेट है वहाँ पर 2 फसलें उगाई जाती है। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल है वहाँ पर 3-3 फसलें उगाई जाती है, इसलिए वहाँ की जो सस्य गहनता है वो ज़्यादा है। इसके बाद में बात करें कृषि उत्पादकता की, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन जो कि संभावित है, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इतना उत्पादन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कृषि उत्पादकता। कृषि दक्षता की बात और जो कृषि उत्पादकता है, तो
जो हरित क्रांति वाले प्रदेश हैं वहाँ की जो उत्पादकता है सबसे अधिक है, लाइक जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जो हनुमानगढ़ और डूंगरपुर ज़िले हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश तो और हिमाचल प्रदेश, तो इन स्टेट्स की जो उत्पादकता है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। कृषि दक्षता की बात करें तो कृषि दक्षता में कृषि उत्पादकता की समान ही है, लेकिन ये वर्तमान स्थिति को बताता है। देखिए दोस्तों, जो कृषि उत्पादकता है ये संभावित है कि भविष्य में इतना प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन जो कृषि दक्षता है वो वर्तमान स्थिति को बताता है कि इस स्टेट की जो कृषि दक्षता है यानी एग्रीकल्चर एफिशिएंसी है वो इतनी है। लाइक जैसे मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सस्य गहनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ की जो कृषि दक्षता है वो भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की। दोस्तों हर जगह यानी कि हर परिस्थिति के अनुसार कृषि भी डिफरेंट प्रकार की होती है, यानी कि हर जगह एक प्रकार की खेती नहीं हो सकती। जैसे राजस्थान में सेब की खेती नहीं हो सकती, तो हम बात करें कि कौन कौन से कारक हैं जो कि कृषि को प्रभावित करते हैं, तो दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होता है भौतिक कारक और एक होता है आर्थिक कारक। अगर भौतिक कारकों की बात करें तो उसमें जलवायु, उच्चावच, धरातलीय स्वरूप, मृदा की प्रकृति, भूम जल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल, ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस प्रकार की कृषि होगी। कि वहाँ पे अगर जलवायु शुष्क है तो अलग प्रकार की होगी, गर्म है तो अलग प्रकार की होगी। उच्चावच का मतलब होता है दोस्तों कि वहाँ पे मैदान है या जो पठार हैं या ढाल युक्त वहाँ पे वो ज़मीन है, तो किस प्रकार की ज़मीन है। उसके अलावा धरातलीय स्वरूप में जैसे कि मैदान, पठार, ये सब आ जाते हैं। मृदा की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की मृदा है। भूम जल स्तर, वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, तो ये डिपेंड करता है, और ये है भौतिक कारक। इसके अलावा कृषि को प्रभावित जो आर्थिक कारक हैं वह भी करते हैं कि पूंजी कितनी मात्रा में लगाई गई है, वहाँ पे बाजार किस प्रकार का है। लाइक जैसे चाय है तो जहाँ पर चाय बागान होते हैं वहाँ पे पास में ही जो बाजार मार्केट होता है वहाँ पे होता है, क्योंकि जो चाय की जो पत्तियाँ हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उनको वहाँ पर ले जाया जाना चाहिए। तो वहाँ पे मार्केट कैसा है, परिवहन कैसा है, यानी कि वहाँ का जो मतलब जो जैसे चाय पत्तियाँ हैं तो उसको मार्केट में ले जाने की जो परिवहन सुविधा है वो किस प्रकार की है। कृषि समर्थन मूल्य यानी कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किस है या नहीं है और कितना है। इसके अलावा जोतों का आकार यानी कि जो खेत है उस खेत का आकार। दोस्तों भारत के अंदर जो कृषि है उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है जोतों का आकार। ये हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में कि किस प्रकार की जोतें हैं भारत में। तो ये कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कारक थे, भौतिक कारक और आर्थिक कारक, जो कि हमने देखे। आगे हम बात करते हैं कि हम जो भारतीय कृषि है उसमें किस प्रकार की जो विधियां हैं उनको पढ़ने वाले। तो कुछ इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिसमें पहली है जीविकोपार्जन कृषि यानी कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसी को हम जीवन निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल जीवन के निर्वाह के लिए यानी अपने जीवन के लिए ही कृषि की जाती है, यानी अपना और अपने परिवार का पालन हो जाए, बस इतनी एग्रीकल्चर। इसके बाद में अगली है विस्तृत कृषि यानी कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसको हम लाभ के उद्देश्य से करते हैं। इसके बाद में है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दोस्तों आपने सुना होगा जैसे कि झूम कृषि, जिसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। इसको भी हम इन सबको डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली है वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, लाइक जैसे चाय, कॉफ़ी, कपास, तो ये सब चीज़ें हम कॉमर्शियल पर्पज से करते हैं ताकि हमें लाभ मिल सके। इसके बाद में रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में मृदा रहित कृषि यानी कि बिना मिट्टी के कौन कौन सी कृषि की जाती है, लाइक जैसे एक्वाकल्चर है, हाइड्रोपोनिक्स हैं, एक्वापोनिक्स हैं, एरोपोनिक्स हैं, इन सब की बात करेंगे। इसके बाद में संविदा कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में GM कृषि, जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर, और जो ZBNF है यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आज का जो लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन का था कि हम एग्रीकल्चर में क्या क्या डिस्कशन करने वाले। दोस्तों आप किसी भी
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भारतीय कृषि में यहाँ पे इतना कंप्लीट करा दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। और मैं यहाँ पर आपको टू द पॉइंट आपको ये पूरी एग्रीकल्चर कवर कराऊंगा और आपको क्लास में याद हो जाए, इस प्रकार का मैं आपको लेक्चर बना के दूंगा। दोस्तों, ये जो चैनल है वो न्यू चैनल है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में भी टाइम निकाल के शेयर कर देना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपका भी काम आसान हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।